स्टूडेंट्स, आज हम जयेंद्र नारायण व्यास विश्वविद्यालय के बीए बीएससी फाइनल ईयर के भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके बीए फाइनल के अंदर दो पेपर, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और दूसरा है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। मैं डॉक्टर सुनीत मील, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर, मैं आज से आपको आर्थिक भूगोल के अध्ययन कराऊंगा। आर्थिक भूगोल है क्या चीज़? आर्थिक भूगोल में किन किन बातों का, कौन से क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, वो सब हम आज पढ़ेंगे। आज के इस चैप्टर में हम आर्थिक भूगोल, उसकी जो परिभाषा है, यानी आर्थिक भूगोल का क्षेत्र क्या है, उसमें किन बातों का अध्ययन किया जाता है, कौन कौन से भूगोलविद हुए, उन्होंने कौन कौन से मुख्य एलिमेंट्स जो है आर्थिक भूगोल में शामिल करने पर जोर दिया, उसका कितना क्राइटेरिया है, कितना बड़ा क्षेत्र है आर्थिक भूगोल का, इन सब के बारे में हम आज इसमें अध्ययन करेंगे। तो आर्थिक भूगोल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल अध्ययन का वह क्षेत्र है जो पृथ्वी तल पर मिलने वाली आर्थिक क्रियाओं की स्थानिक भिन्नता का अध्ययन करता है। ये भिन्नता विभिन्न भौगोलिक कारकों के प्रभाव से स्थानीय, राष्ट्रीय तथा विश्व स्तर पर दृष्टिगोचर होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर होने वाली जो अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं, उनमें क्या क्या भिन्नता पाई जाती है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ये भिन्नता स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं पर भी हो सकते हैं। अर्थात दो स्थानों पर होने वाली आर्थिक क्रियाओं में क्या भिन्नता होती है, क्या अंतर पाया जाता है, उसका अध्ययन हम लोग आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ये आर्थिक भूगोल की एक सामान्य परिभाषा है। यहाँ पृथ्वी तल से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहाँ मानव पाया जाता है। देखो, जहाँ मनुष्य पाया जाएगा वहीं आर्थिक क्रियाएं संपन्न होंगी। आर्थिक क्रियाएं संपन्न कौन करता है इस धरातल के ऊपर? मनुष्य। इसलिए जहाँ भी हम पृथ्वी धरातल की आर्थिक क्रियाओं की बात कर रहे हैं तो वो स्थान वहाँ है जहाँ पर आर्थिक क्रियाएं करता है मनुष्य। सामान्य जनरल बात भी है कि आर्थिक क्रिया मनुष्य ही करता है, लेकिन कई बार इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। तो मानव आर्थिक क्रियाएं कहाँ पर करता है? देखो, अभी तक वर्तमान समय में भूगोल के अंतर्गत वह क्षेत्र जहाँ जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल आपस में मिले रहते हैं, जैवमंडल है, उसके अंतर्गत होने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन मुख्यतः किया जाता है। हालांकि अब मानव चांद पर पहुंच चुका है। आपने अभी पढ़ा होगा कि विभिन्न जो बड़े बड़े हमारे उद्योगपति हैं, जैसे जेफ बेजोस है या अन्य उद्योगपति हैं, वो अंतरिक्ष में भी पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे अंतरिक्ष पर्यटन भी प्रारंभ होने जा रहा है। यानी मानव की आर्थिक गतिविधियां इस पृथ्वी धरातल को छोड़ करके कहाँ पर चालू हो गई हैं? अंतरिक्ष में। लेकिन अभी तक हम अंतरिक्ष में होने वाले आर्थिक क्रियाओं को भूगोल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। भूगोल के अंतर्गत मुख्यतः हमारा जो जैवमंडल है, जहाँ स्थलमंडल, जलमंडल और थलमंडल आपस में मिलते हैं, वहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ होती हैं, उन आर्थिक क्रियाओं को आर्थिक भूगोल के अंतर्गत शामिल किया गया है। जैसे मानव धरातल पर खनन है, कृषि कार्य है, इसके अलावा महासागरों, सागरों, मत्स्यन की क्रियाएं हैं। ये सब जो क्रियाएं हैं ये मानव की आर्थिक क्रियाओं में शामिल होती हैं
और इनका हम अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। विभिन्न स्थानों पर होने वाली जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उन आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत जो अंतर पाया जाता है उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। अतः आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी तल की उन विभिन्न प्रकार की विषमताओं का अध्ययन करते हैं जो उत्पादन, विनिमय, उपयोग और सेवाओं से संबंधित होती हैं। देखो, किसी भी स्थान पर अलग अलग स्थानों की आर्थिक क्रियाओं के अंदर जो भिन्नता मिलती है, उस भिन्नता के कोई ना कारण अवश्य होता है। वो कारण के कारण ही जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनके उत्पादन, विनिमय और उपयोग में भिन्नता आती है। अर्थात दो स्थानों पर यदि कोल या कोयला निकाला जा रहा है तो उन कोयले की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादन है, जो उसका व्यापार है, उसके अंतर्गत दो स्थानों पर भिन्नता अवश्य पाई जाएगी। अब इस भिन्नता के कई कारण हो सकते हैं। वो स्थानीय हो सकते हैं, राष्ट्रीय हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं, कोयले की क्वालिटी पर डिपेंड हो सकता है, या अन्य कोई कारक जिसके कारण कोयले की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। चाहे कोयले की क्वालिटी के कारण हो या मांग और सप्लाई की डिफरेंस के कारण या कोई अन्य कारण, लेकिन कोई ना कोई कारण अवश्य होता है जिसके कारण दो स्थानों पर होने वाली एक समान आर्थिक क्रियाओं में भी क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। तो इनका अध्ययन हम विभिन्न प्रकार के मानचित्रों, विभिन्न प्रकार के रेखा चित्रों, विभिन्न प्रकार के जो मॉडल्स होते हैं उनकी सहायता से हम इनका अध्ययन करते हैं। तो मानव के उत्पत्ति के साथ ही मानव की आर्थिक क्रियाएं प्रारंभ हो गई थी। जैसे जैसे मानव ने अपना विकास किया, मानव की आर्थिक क्रियाएं और ज़्यादा बढ़ती चली गई, या हम कह सकते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। पहले मानव जब इस पृथ्वी पर पैदा हुआ था तो साधारणतः शिकार या कंदमूलों से अपना जीवन यापन करता था, वो भी उसकी आर्थिक क्रियाएँ थी। फिर विकास, जैसे जैसे उसने विकास प्रारंभ किया, उसने खेती प्रारंभ कर दी, पशुपालन प्रारंभ कर दिया, उसके बाद में एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को लेन देन प्रारंभ कर दिया, उसके बाद में खनन प्रारंभ कर दिया। फिर औद्योगिक क्रांति के बाद में मानव की जो विकास यात्रा है उसके बारे में आप सभी भली भांति परिचित हैं। तो जैसे जैसे मानव विकास करता गया उसकी आर्थिक क्रियाएं भी क्या होती चली गई, कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। इस प्रकार आर्थिक भूगोल मानव व्यवसायों के साथ ही पृथ्वी तल पर घटित होने वाली आर्थिक भूदृश्यों से भी प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। यानी आर्थिक भूगोल न केवल मानव व्यवसायों से साथ साथ में पृथ्वी तल पर होने वाली विभिन्न जो आर्थिक भूदृश्य हैं, पृथ्वी तल पर जो अलग अलग प्रकार के आर्थिक भूदृश्य पाए जाते हैं उनसे भी घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो मानव की जो विकास यात्रा है वो एक तरीके से मान सकते हैं कि नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। पहियों का आविष्कार, कृषि का विकास, आग का आविष्कार, इस प्रकार के कई ऐसे आविष्कार थे जिन्होंने मानव को आगे बढ़ने में बड़ा योगदान दिया है। तो आर्थिक भूगोल का विकास प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत तीव्र गति से हुआ। तो 20वीं सदी के तृतीय दशक में ये भूगोल एक स्वतंत्र शाखा बन गई। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के अंतर्गत जैसे जैसे आर्थिक क्रियाएं में बढ़ोतरी हुई वैसे वैसे आर्थिक भूगोल का विकास होता चला गया और धीरे धीरे आर्थिक भूगोल जो है भूगोल से अलग शाखा के रूप में विकसित हो गई। तो आर्थिक भूगोल का जो जन्म है वो वाणिज्य भूगोल से हुआ है। सर्वप्रथम सन 1882 में जर्मन विद्वान गोत्स ने वाणिज्य भूगोल से भिन्न अर्थ में आर्थिक भूगोल को परिभाषित किया। इसी समय ब्रिटेन में स्कॉटिश भूगोलवेत्ता जॉर्ज चलोस व संयुक्त राज्य अमेरिका में हाइटबैक और स्मिथ ने भी वाणिज्य भूगोल का समर्थन कर रहे थे। यानी सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि वाणिज्य भूगोल से आर्थिक भूगोल को अलग करने का जो कार्य किया वो किसने किया, जर्मन विद्वान गोत्स ने किया। क्योंकि बाकी जो अन्य विद्वान थे वो अभी भी वाणिज्य भूगोल का समर्थन कर रहे थे, लेकिन गोत्स ने आर्थिक भूगोल को वाणिज्य भूगोल से अलग किया। आर्थिक भूगोल का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने में सन 1925 में हेटनर व कार्ल और सावर का भी बहुत योगदान रहा। कार्ल और सावर की जो क्षेत्रीय भिन्नता का जो मत था
उसने भी आर्थिक भूगोल को अलग विषय क्षेत्र में स्थापित करने में अपना योगदान दिया। तो क्षेत्र भिन्नता का मत किसने दिया? कार्ल ओसाउन ने। 1925 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक भूगोल नामक एक शोध पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिससे आर्थिक भूगोल को और भी अधिक बढ़ावा मिला। तो सबसे पहले आर्थिक भूगोल की जो परिभाषा है वो गोर्च मोदे ने दी है, जिनकी किताब थी जोग्राफिया इकोनॉमिका। एक जर्मन भाषा की पुस्तक थी जोग्राफिया इकोनॉमिका, जिसे गोर्च मोदे ने लिखा था। उसमें आर्थिक भूगोल की सर्वप्रथम परिभाषा दी गई है। परिभाषा में क्या बताया गया है? आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों की उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यानी इस संसार के अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर पाए जाने वाले उन अलग अलग विशेषताओं का अध्ययन आर्थिक भूगोल का मुख्य कार्य है, जिनसे किसी वस्तु के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। ये विचारधारा मुख्यतः आर्थिक भूगोल की जो नियतिवादी विचारधारा है उससे प्रभावित है। नियतिवादी विचारधारा जिसमें मनुष्य के जो कार्य हैं वो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित माने गए हैं। वस्तु के उत्पादन की अपेक्षा उन पर पड़ने वाले तत्वों या कारकों का अध्ययन आर्थिक भूगोल में महत्वपूर्ण माना जाता था। यानी नियतिवाद के अंतर्गत क्या था कि वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा उनके ऊपर जो उनके उत्पादन को जो प्रभावित करने वाले कारक थे उन कारकों को अधिक महत्वपूर्ण माना गया था। चिसोल्म के अनुसार आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम उन भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं जो वस्तुओं के उत्पादन, परिवहन और विनिमय को प्रभावित करती है। इसके अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य किसी क्षेत्र की आगामी आर्थिक और व्यापारिक क्रियाओं पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभावों का अध्ययन है। ब्राउन के अनुसार आर्थिक भूगोल का वह पहलू है जिसके अंतर्गत वातावरण के द्वारा मानवीय क्रियाकलापों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। यानी ब्राउन की भी जो परिभाषा थी एक तरीके से नीतिवाद पर आधारित थी, क्योंकि ये भी वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा उस पर जो उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जैविक अजैविक कारक, उन पर अधिक विचार कर रही है। उपयुक्त परिभाषा में मानवीय क्रियाकलापों पर प्रभाव डालने वाले वातावरण के कारकों के अध्ययन पर अधिक बल दिया गया है। आर्थिक भूगोल के विकास के इस काल को प्राकृतिक वातावरण का आर्थिक क्रियाकलापों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी कहा जा सकता है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक भूगोल में आर्थिक गतिविधियों की क्षेत्रीय विभिन्नताओं के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान के अंतर्गत जो आर्थिक गतिविधियों में जो भिन्नता थी उसके अध्ययन पर बल दिया गया। ये कार्य कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के पहले जो आर्थिक भूगोल का विकास था उस पर नीतिवादी विचारधारा हावी थी, जिसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा उनके उत्पादन पर पड़ने वाले जो वातावरणीय कारक थे, जो वातावरण को प्रभावित करने वाले जो वातावरणीय कारक थे, उनके अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता था। रिचर्ड हार्टसॉन ने भूगोल को क्षेत्र भिन्नता का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में स्थापित किया। इसी विचार का अनुवादन करते हुए आई मर्फी ने आर्थिक भूगोल की निम्न परिभाषा दी। यानी आई मर्फी की जो परिभाषा थी वो रिचर्ड हार्टसॉन के क्षेत्रीय विभिन्नता के जो मत है उस पर आधारित थी। यानी आर्थिक भूगोल मनुष्य की जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता और विषमता का अध्ययन करता है। यानी आर्थिक भूगोल क्या है कि मनुष्य की विभिन्न जो जीविकोपार्जन क्रियाएँ हैं अर्थात मनुष्य जो आर्थिक क्रियाएँ हैं उसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भिन्नता मिलती है उसका जो अध्ययन करता है वो आर्थिक भूगोल है। ये किसने कहा? R.E. मर्फी ने। उनकी ये परिभाषा रिचर्ड हार्टसॉन के क्षेत्रीय भिन्नता के सिद्धांत पर आधारित थी। इसी प्रकार मर्फी के द्वारा प्रतिपादित परिभाषा के प्रभाव से आर्थिक भूगोल में आर्थिक क्रियाओं की प्रादेशिक भिन्नता के दृष्टिकोण का समावेश हुआ। मर्फी के विचारों से प्रभावित होकर के अलेक्जेंडर मोदी ने आर्थिक भूगोल की निम्न परिभाषा दी। आर्थिक भूगोल भूतल पर मानव के आर्थिक कार्यों की प्रादेशिक भिन्नता का अध्ययन करता है। मानव में कार्य धन के उत्पादन, विनिमय और उपभोग से संबंधित होते हैं। अलेक्जेंडर के अनुसार आर्थिक भूगोल में आर्थिक क्रियाओं की स्थानीय, राष्ट्रीय, विश्व स्तर पर स्थिति का विवेचन किया जाता है, यानी अध्ययन किया जाता है। अलेक्जेंडर मोदी ने आर्थिक क्रियाओं के उत्पादन, विनिमय, उपभोग को 3 भागों में विभाजित किया।
यानी अलेक्जेंडर जो महोदय है उसने बताया कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो ये हमारी पृथ्वी तल है, उस पृथ्वी तल पर मानव की जो भिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उन आर्थिक क्रियाओं में जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की जो भिन्नता पाई जाती है, उसके अध्ययन का मुख्यतः अध्ययन या उनके अध्ययन को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। उन्होंने विश्व में होने वाली विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनको 3 भागों में उत्पादन, विनिमय और उपभोग में डिवाइड किया। इस प्रकार बच्चों में बता सकते हैं आपको, या इस अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मुख्यतः जो आर्थिक क्रियाओं में क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है और उन क्षेत्रीय भिन्नता के पाए जाने के जो विभिन्न प्रकार के जो कारक होते हैं, उन कारकों पर अधिक महत्व दिया जाता है। धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर के अंतर्गत हम आर्थिक भूगोल के विशेष क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे।